Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है EDA टू फीचर इंजीनियरिंग बेसिक टू एडवांस। तो ये जो सीरीज होगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बिल्ड करेगा फॉर मशीन लर्निंग। तो अगर आप मशीन लर्निंग में एक्सपर्टीज गेन करना चाहते हो तो ये जो सीरीज होने वाला है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है जिसके हेल्प से हम लोग डेटा को प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे सो दैट इट कैन बी यूज्ड टू ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल। तो मशीन लर्निंग मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा होगा, इट डिपेंड्स ए लॉट ऑन हाउ द डेटा इज प्री प्रोसेस्ड एंड हाउ द फीचर्स आर सेलेक्टेड एंड फीचर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। तो आज हम लोग इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं जिसमें कि हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ईडीए क्या होता है, फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है और ये दोनों कॉन्सेप्ट जो होते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है इन द डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ईडीए का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है, एंड फीचर इंजीनियरिंग। ये जो दो टर्म है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम लोग मशीन लर्निंग वर्क फ्लो का बात करते हैं, है ना। तो मशीन लर्निंग जो लाइफ साइकिल होता है उस साइकिल में ये जो दो फेज होता है, ईडीए का फेज एंड फीचर इंजीनियरिंग का फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। ये दो फेज डिसाइड करता है कि आपके मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा, गुड होगा या एक्सेलेंट होगा। ठीक है, तो इसको आप कभी भी मिस नहीं कर सकते हो। तो ये जो दो फेज है मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल के, ये जो दो फेज है ना, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो और इसके बिना आप एक बहुत अच्छे मॉडल को डिजाइन नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमें पता है कि जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है ना, जो एमएल मॉडल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें इनपुट डेटा जाता है और उसका आउटपुट क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है। कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल वो क्या करता है, वो प्रिडिक्शन करता है ना। बेस्ड अपॉन पास्ट डेटा वो कुछ प्रिडिक्ट करेगा। आइदर इट कैन बी क्लासिफिकेशन और इट कैन बी रिग्रेशन, है ना। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके मॉडल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, है ना, तो आप जो डेटा इनपुट देते हो इट शुड बी प्रॉपरली हैंडल्ड, है ना। तो टू मेक श्योर कि डेटा जो इनपुट जा रहा है इट इज ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी, इट इज प्रॉपरली प्रोसेस्ड एंड फीचर्स आर प्रॉपरली सिलेक्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड, हम लोग ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग का फेज को हम लोग परफॉर्म करते हैं ऑन द डेटा सेट। ठीक है, तो ईडीए जो फेज होता है एंड फीचर इंजीनियरिंग, इसके हेल्प से आप रो डेटा को मीनिंगफुल इनसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर एक्यूरेट एंड रोबस्ट मॉडल। क्योंकि अगर आपका डेटा बहुत अच्छे से प्री प्रोसेस्ड होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा, स्केल्ड होगा, है ना, फीचर सेलेक्टेड होगा, तो आपका जो मॉडल होगा वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट होगा, उसमें नॉइज़ नहीं होगा, है ना, और मॉडल का परफॉर्मेंस बहुत स्टेबल होगा, एक्सेलेंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो मशीन लर्निंग होता है उसमें क्या क्या लाइफ साइकिल होते हैं, उसके लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेज इन्वॉल्व होते हैं। तो मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल का फर्स्ट फेज होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करते हो। बिजनेस टीम या फिर आपके मैनेजमेंट लेवल से आपको एक वेग प्रॉब्लम दिया जाता है, आपको प्रॉब्लम को प्रॉपरली फॉर्मुलेट करना होता है, प्रॉपरली डिजाइन करना होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज, जहां पे आप बिजनेस स्टेक होल्डर से आप डिस्कस करते हो, उनके पेन पॉइंट को समझते हो, उनके चैलेंज को समझते हो एंड बेस्ड अपॉन दैट वो जो वेग प्रॉब्लम है उसको आप प्रॉपरली फॉर्मुलेट करते हो, डिफाइन करते हो। एक बार जब प्रॉब्लम डिफाइन होता है तो फिर आप डेटा कलेक्शन फेज में जाते हो। डेटा कलेक्शन फेज में आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हो। मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल डेटाबेस से आप कलेक्ट करते हो डेटा को, लाइक रिलेशनल डेटाबेस, है ना, रिलेशनल डेटाबेस, नो SQL डेटाबेस, है ना। उसके बाद डेटा फ्रॉम लॉग्स, डेटा कैन बी इन CSV TSV फॉर्मेट, है ना। डेटा कैन बी
फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स, है ना, गूगल एनालिटिक्स, डेटा कैन बी फ्रॉम क्लेवर टैब। ये सारे अलग अलग सोर्सेज है जहाँ से आप डेटा आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप डेटा गैदर करते हो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सारे डेटा को आप गैदर करते हो इन द सेकेंड फेज ऑफ मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल, ठीक है। तो हमने देखा दो फेज, एक प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज, दूसरा डेटा कलेक्शन फेज। नेक्स्ट इज डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग फेज, ठीक है। तो जब आपको डेटा मिलता है तो डेटा अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर में होते हैं, तो आप क्या करते हो कि सारे डेटा को एक कॉमन फॉर्मेट में लाते हो। लाइक अगर आपके पास डेटा मल्टीपल फाइल फॉर्मेट में है, लाइक CSV फाइल, TSV फाइल, एक्सेल फाइल, तो आप ये डिसाइड करते हो कि आप सारे डेटा को एक कॉमन फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल CSV में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो आप सारे डेटा को एक सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो और सारे डेटा को बेसिक प्री प्रोसेसिंग करते हो। प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि जो डेटा एक्चुअल में इंटीजर है और अगर वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर्ड है तो उसको आप इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो। बहुत तरह के प्री प्रोसेसिंग हो सकते हैं, नल वैल्यू को हैंडल करते हो, है ना। या फिर डेटा में अगर बहुत ज़्यादा इमोजीज, अगर स्ट्रिंग डेटा में अगर बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको आप रिमूव करते हो, प्रॉपर्ली फॉर्मेट करते हो, अगर एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव करते हो, तो आप ये सारे बेसिक डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग करते हो और इन द एंड आप एक सिंगल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हो। फॉर एग्जाम्पल CSV फॉर्मेट में आप डेटा को स्टोर करते हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। दिस इज थर्ड फेज ऑफ मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल, ठीक है। उसके बाद आप आते हो EDA फेज, है ना, EDA फेज एंड फीचर इंजीनियरिंग फेज। ये दो फेज हम लोग इस सीरीज में देखने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। तो EDA फेज में आप क्या करते हो कि आप डेटा को समझते हो, डेटा को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हो, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का ट्राई करते हो, है ना। उसके बाद डेटा का कोरिलेशन समझने का ट्राई करते हो कि कौन कौन से फीचर रिलेटेड है, कौन कौन से फीचर रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप एक फीचर का किसी दूसरे फीचर पे इम्पैक्ट समझने का ट्राई करते हो, मतलब आप प्रॉपरली डेटा को विजुअलाइज करते हो, है ना। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू विजुअलाइज डेटा, लाइक बॉक्स प्लॉट, है ना, स्कैटर प्लॉट, हीट मैप, ये सारे बहुत सारे प्लॉट होते हैं, पाई प्लॉट, बार प्लॉट, जिसके हेल्प से आप डेटा को विजुअलाइज करते हो, डेटा को समझते हो, डेटा में एनोमली डिटेक्ट करते हो, डेटा में आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू आउटलायर्स। तो आप ये मेक श्योर करते हो कि आपके डेटा में कोई भी आउटलायर्स नहीं हो, है ना। तो आप बहुत सारे केस को हैंडल करते हो, आप देखते हो कौन कौन से कॉलम में हमारे पास आउटलायर्स हैं। आप डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो कि किस किस कॉलम का डेटा किस रेंज में लाई करता है ना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फाइंड करते हो कि हर एक कॉलम में डेटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, और अगर आप देखते हो कि सारे कॉलम्स का जो वैल्यू है, रेंज वैल्यू है, वो नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन दैट केस आप नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हो, ठीक है। तो बहुत सारे जगह पे क्या होता है, ईडी एंड फीचर इंजीनियरिंग को एक सिंगल फेज में रखा जाता है और बहुत सारे जगह पे दोनों को अलग अलग फेज में रखा जाता है, ठीक है। तो आप शॉर्ट में ऐसे समझो कि ईडीए इज ऑल अबाउट understanding the data, gaining some insight which can या फिर which might be important for the business stakeholder, ठीक है। आप उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हो, आप उसमें एनालिसिस परफॉर्म करते हो, आप ये ट्राई करते हो कि जो डेटा मेरे पास है उस डेटा में कोई ट्रेंड है या नहीं, है ना। क्योंकि नॉट ऑल द प्रॉब्लम नीड्स मशीन लर्निंग मॉडल। बहुत सारे प्रॉब्लम को जस्ट आप सिंपल ईडीए के हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लाइक अगर आपके मैनेजर ने ये बोला, अगर आप एक ई कॉमर्स कंपनी में जॉब करते हो और अगर आपके मैनेजर ने ये बोला कि आप ये फाइंड करो कि लास्ट मंथ का जो एवरेज सेल्स है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों किया, वाई द एवरेज सेल्स ऑफ लास्ट मंथ इज वेरी हाई कंपेयर टू अदर मंथ्स, इवन दो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर जो है इट इज सेम,
लास्ट मंथ, बट जो एवरेज सेल्स है इट इज़ वेरी हाई। तो आप इसका रीजन फाइंड करो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मॉडल बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट विथ सिंपल डेटा विजुअलाइजेशन आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ईडीए फेज में आप डेटा को समझते हो, बिजनेस बिजनेस की प्रॉब्लम को समझते हो। ठीक है, आप बिजनेस के प्रॉब्लम को समझते हो, डेटा को समझते हो, डेटा में पैटर्न फाइंड करते हो, और जब आप डेटा को बहुत अच्छे से समझते हो उसके बाद आप क्या करते हो, फीचर इंजीनियरिंग करते हो। फीचर इंजीनियरिंग में वो सारे फीचर जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारे फीचर जिसका कोरिलेशन बहुत कम है विथ टारगेट एट्रीब्यूट, वो सारे फीचर्स को आप ड्रॉप करते हो। ठीक है, उसके बाद वो सारे इंडिपेंडेंट फीचर जो आपस में रिलेटेड है ना, जिसके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट बहुत हाई है, तो वो सारे फीचर को आप ड्रॉप करते हो। क्योंकि अगर आप ड्रॉप नहीं करोगे, इन दैट केस यू विल गेट द प्रॉब्लम्स लाइक मल्टी कोलिनियरिटी। उसके बाद आप क्या करते हो, डेटा को नॉर्मलाइज करते हो, सो दैट हर एक कॉलम का जो डेटा है वो सेम रेंज में लाई करे, सो दैट जब आप मॉडल को ट्रेन करोगे तो मॉडल का ट्रेनिंग बहुत फास्ट होगा, मॉडल बहुत फास्ट कन्वर्ज करेगा। उसके बाद आप डायमेंशन रिड्यूस करते हो। डायमेंशन रिड्यूस करने के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, लाइक फीचर सिलेक्शन, फीचर एलिमिनेशन, पीसीए। ये सारे को भी हम लोग देखेंगे इस सीरीज में। तो ये सारे अलग अलग टेक्निक होते हैं जिसके हेल्प से आप फीचर को इंजीनियरिंग करते हो, फीचर सेलेक्ट करते हो, और बहुत सारे डेटा को हैंडल करते हो। लाइक अगर नल वैल्यू है तो नल वैल्यू को आप मीडियन से रिप्लेस करते हो, मीन से रिप्लेस करते हो। कैटेगरिकल डेटा, अगर आपके पास कैटेगरिकल डेटा है तो उसको आप क्या करते हो, उसको आप वन हॉट इनकोड करते हो, या फिर उसको आप लेवल इनकोड करते हो। ठीक है, बेस्ड अपॉन कि आपका कैटेगरिकल डेटा नॉमिनल टाइप का है या ऑर्डिनल टाइप का है ना। तो बेस्ड अपॉन आपका डेटा नॉमिनल टाइप का है या ऑर्डिनल टाइप का, आप अलग अलग इनकोडिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हो। या फिर अगर आपके कैटेगरिकल कॉलम में है ना, अगर आपके पास कोई कैटेगरिकल कॉलम है और उसमें नंबर ऑफ कैटेगरीज बहुत ज़्यादा, लाइक 50-60 कैटेगरीज है, तो इन दैट केस क्या करते हो, वो सारे कैटेगरीज जिसका काउंट बहुत कम है वो सारे कैटेगरीज को आप ड्रॉप करते हो, या फिर वो सारे कैटेगरीज जिसका काउंट बहुत ज़्यादा है उसको आप ड्रॉप करते हो, बेस्ड अपॉन डेटा, बेस्ड अपॉन यूज केस। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेप्स हमने देखे, ये सारे स्टेप्स होते हैं फीचर इंजीनियरिंग वाले स्टेप में। और एक बार जब आप ये सारे फेज कंप्लीट कर लेते हो, जब आपका डेटा प्रॉपरली फॉर्मेटेड एक सिंपल न्यूमेरिकल टैबुलर डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप मॉडल को सेलेक्ट करते हो और मॉडल को ट्रेन करते हो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डेटा, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस डेटा, एंड प्री प्रोसेसिंग द डेटा। And this part is all about working with machine learning models, है ना। एमएल मॉडल बोलो या डीप लर्निंग मॉडल बोलो, आज के समय बहुत सारे एलएलएम्स मॉडल हो गए हैं। तो सेकंड ये जो पार्ट है, इट इज ऑल अबाउट वर्किंग विथ मॉडल, एंड दिस पार्ट इज ऑल अबाउट वर्किंग विथ डेटा। ठीक है, तो ये जो सीरीज हम लोग देख रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग ये दो फेज को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं विथ मल्टीपल रियल वर्ल्ड डेटा सेट। तो अभी हम लोग ये सारे डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी ये हमारे काम का नहीं है, एंड इवन अगर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा तो मे बी आपको ये चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है, तो अभी हमारा फोकस ये दो फेज पे होने वाला है, ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग फेज। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट कि ईडीए क्या होता है, व्हाट इज ईडीए और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो ईडीए इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड समराइजिंग डेटा सेट बिफोर अप्लाइंग एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो हमने ईडीए भी ऊपर देखा, ईडीए क्या होता है, ईडीए में हम लोग क्या क्या करते हैं, ईडीए में हम लोग क्या क्या प्लॉट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ईडीए परफॉर्म करने के लिए हम लोग मेनली पांडास पे फोकस करेंगे, है ना। पांडास में डेटा फ्रेम में हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, लोड करेंगे, और उस पर हम लोग डेटा फ्रेम में बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, उसके हेल्प से हम लोग डेटा फ्रेम में जो डेटा स्टोर है उस पर हम लोग ईडीए परफॉर्म करेंगे। इवन डेटा विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए भी मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग पांडास
का डेटा विजुअलाइजेशन यूज करेंगे, इवन दो इंटरनली वो मैटप्लॉटलिब का यूज करता है। एंड इन सम केस हम लोग सीबॉर्न या फिर मैटप्लॉटलिब का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ईडीए के हेल्प से हम लोग डेटा में पैटर्न या डेटा में ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर आपका डेटा शेयर मार्केट का डेटा है ना, लाइक एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे प्राइस। तो अगर सपोज करो कि ये मेरा रिलायंस का डेटा है ना, तो अगर आप डेटा को ग्राफ में प्लॉट करते हो तो यू कैन फाइंड कि डेटा में कोई ट्रेंड या पैटर्न एग्जिस्ट करता है क्या, है ना। नेक्स्ट इज डिटेक्टिंग आउटलायर एंड मिसिंग वैल्यूज। तो ईडीए के हेल्प से आप मिसिंग वैल्यू फाइंड करते हो और मिसिंग वैल्यू का प्रॉपर्ली हैंडल करते हो। ईडीए के हेल्प से आप डेटा में आउटलायर्स भी फाइंड करते हो। हमने देखा था ना बॉक्स प्लॉट, हमने बॉक्स प्लॉट देखा था बहुत ही डिटेल में, और हमने ये भी बोला था कि बॉक्स प्लॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक होता है, क्योंकि बॉक्स प्लॉट के हेल्प से हम लोग किसी न्यूमेरिकल डेटा में फाइंड करेंगे कि उस डेटा में आउटलायर्स हैं या नहीं। ठीक है, और अगर आउटलायर्स होंगे तो हम लोग उसको प्रॉपरली सम मैकेनिज्म उसको हम लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल जो होते हैं दे आर वेरी मच सेंसिटिव टुवर्ड्स आउटलायर्स, सो हमें आउटलायर्स को प्रॉपरली हैंडल करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेटा जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा उसका डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे कि डेटा का मिनिमम वैल्यू क्या है ना, 25th परसेंटाइल क्या है, मीडियन क्या है, 50th परसेंटाइल क्या है, 75th परसेंटाइल क्या है, आउटलायर्स है या नहीं है ना। इसको हम लोग देखेंगे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक बॉक्स प्लॉट। उसके बाद बहुत सारे केस में क्या होता है कि जब आप ईडीए परफॉर्म करोगे ना, तो डेटा का जब आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, डेटा को जब आप प्रॉपर्ली विजुअलाइज करोगे, तो आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर मिलेगा कि डेटा का नेचर के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल इस पे ज़्यादा परफॉर्म करेगा, है ना, कौन सा मॉडल बेटर परफॉर्म करेगा बेस्ड अपॉन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये एनालाइज कर सकते हो, इवन दो यू कांट डू इन वन शॉट, बट हाँ आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि हाँ out of these 20 model ये 4 to 5 model will perform better and this 4 to 5 model will perform really very much poor, है ना। तो ईडीए में क्या क्या कॉमन टेक्निक होते हैं, एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स फाइंड करना, कि अगर आपका न्यूमेरिकल डेटा तो उसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, वेरिएंस क्या है, 25th परसेंटाइल क्या है, 75th परसेंटाइल क्या है ना। नेक्स्ट इज डेटा विजुअलाइजेशन। तो हमने देखा था हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, हीट मैप, कोरिलेशन, है ना। ये सारे टेक्निक के हेल्प से हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। हम लोग यूनिवेरिएट रिलेशनशिप देख सकते हैं, बाई वेरिएट रिलेशनशिप, ये सारे हम लोग देख सकते हैं यूजिंग दिस डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक। उसके बाद हम लोग कोरिलेशन एंड कोवेरियंस एनालिसिस कर सकते हैं। तो कोरिलेशन एंड कोवेरियंस एनालिसिस से क्या होगा कि जो भी इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स होंगे ना, जो भी इंडिपेंडेंट फीचर्स होंगे, उसमें हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से फीचर हाईली कोरिलेटेड है, और जो फीचर्स हाईली कोरिलेटेड होंगे उसको हम लोग ड्रॉप करेंगे टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ कोलिनियरिटी, है ना। उसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से फीचर, है ना, कौन कौन से फीचर टारगेट एट्रीब्यूट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, या कौन कौन से हाईली रिलेटेड है, या फिर कौन कौन से निगेटिवली कोरिलेटेड है। लाइक अगर मुझे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करना है, तो ये बहुत सिंपल इंट्यूटिव लॉजिक है कि जिस फ्लैट का एरिया, कारपेट एरिया ज़्यादा होगा, उस फ्लैट का प्राइस ज़्यादा होगा, उस हाउस का प्राइस ज़्यादा होगा। जिस हाउस का कारपेट एरिया कम होगा, उस हाउस का प्राइस कम होगा। दिस इज वन एट्रीब्यूट जो कि हाईली कोरिलेटेड होगा टू द टारगेट एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टारगेट वेरिएबल में हम लोग रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एंड कोवेरियंस एनालिसिस। इसके हेल्प से हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट ज़्यादा कोरिलेटेड है, कौन कौन से एट्रीब्यूट कम कोरिलेटेड है ना। उसके बाद हम लोग मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं और आउटलायर्स को भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं इन द ईडीए फेज। तो हमने देखा ईडीए क्या होता है और ईडीए में क्या क्या टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द डेटा इन ए मच बेटर वे। तो हम लोग ये सारे ईडीए टेक्निक को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा, है ना। रियल वर्ल्ड डेटा जो कि हम लोग पिक करेंगे आइदर फ्रॉम कैगल और फ्रॉम सम अदर सोर्सेज
और उसके बाद हम लोग उस डेटा पे हम लोग ये सारे टेक्निक्स परफॉर्म करेंगे, डेटा को प्रॉपरली प्रोसेस करेंगे सो दैट इट कैन ट्रेन द मॉडल एफिशिएंटली। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड सेलेक्टिंग फीचर टू इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस, है ना। तो अगर आप एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि आपके पास 500 फीचर्स हैं। आपका जो डेटा है ना, आपका डेटा का डायमेंशन है 10K रोज और 5000 कॉलम्स। तो अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा है ना, तो जैसे नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो ड्यू टू ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, मॉडल को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इवन एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डेटा का साइज जितना ज़्यादा होगा, मॉडल को ट्रेन करने का कॉस्ट उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और इवन अगर डेटा बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो इन दैट केस मॉडल का जो परफॉर्मेंस होगा वो इम्पैक्ट होगा। मॉडल कन्वर्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एंड इवन द परफॉर्मेंस विल नॉट दैट बी ऑप्टिमल, है ना। तो इसीलिए हमें जब फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें फीचर को ड्रॉप करना होता है ना। तो फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक में आइदर बी सेलेक्ट फीचर और बी ड्रॉप फीचर, है ना, और भी ट्रांसफॉर्म फीचर्स। लाइक अगर आपके डेटा में, अगर आपके पास एक ई कॉमर्स डेटा है, ई कॉमर्स में खास करके परचेज परचेज डेटा अगर आपके पास है, तो उस टेबल में क्या डेटा होगा? उस टेबल में एक कॉलम होगा परचेज डेट। परचेज डेट, तो अगर आपके पास कस्टमर का परचेज डेटा है, तो क्या आप परचेज डेट कॉलम का यूज कर सकते हो मॉडल ट्रेन करने के लिए? तो नहीं, आप परचेज डेट कॉलम का डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो? तो परचेज डेट जो मेरा कॉलम है, उससे हम लोग कुछ मीनिंगफुल इंसाइट या कोई न्यू डेटा फाइंड कर सकते हैं क्या? तो हाँ, हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि जो परचेज हिस्ट्री है, जो कस्टमर ने परचेज किया वो कितना पुराना है ना। लाइक डेज ओल्ड, है ना। कस्टमर ने जो परचेज किया है वो ऑर्डर कितना पुराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज का डेट जो करंट डेट है उससे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, है ना। तो उसके हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे कि जो परचेज हुआ है वो कितना पुराना है। दूसरा, हम लोग फाइंड करेंगे कि जो परचेज हुआ है वो कौन सा डे ऑफ वीक हुआ है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वीकडे या वीकेंड्स, है ना। तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। डायरेक्टली एक डेट कॉलम पे हम लोग मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते। तो जो फीचर इंजीनियरिंग होता है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन रॉ डेटा एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो फीचर इंजीनियरिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं? द फर्स्ट वन इज हैंडलिंग कैटेगरिकल वेरिएबल्स, है ना। तो कैटेगरिकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो वैसे फीचर जिसमें डेटा में कैटेगरीज हो, है ना। डेटा का वैल्यू मल्टीपल कैटेगरीज में हो। लाइक सेक्स, अगर सेक्स एक कॉलम है तो उसका वैल्यू आइदर मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। अगर डे है तो डे क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अगर मंथ है तो क्या होगा? जैन, फेब, मार्च। तो ये सारे जो डेटा है ना, ये सारे डेटा कैटेगरिकल टाइप के। ठीक है, उसके बाद रेटिंग, रेटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर आपका डेटा फिक्स कैटेगरी में लाई करता है, फिक्स कैटेगरी लाइक 5 टाइप्स का वैल्यू होता है या 6 टाइप का वैल्यू होता है, 10, 20, 50, तो वैसे डेटा को हम बोलेंगे दैट इज ए कैटेगरिकल डेटा। और कैटेगरिकल डेटा को हमें प्रॉपर्ली हैंडल करना होता है। ठीक है, तो जो कैटेगरिकल डेटा होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉमिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। तो नॉमिनल मतलब होता है वैसे डेटा जिसमें कैटेगरीज में आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो। लाइक मेल एंड फीमेल, इसको आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो कि अच्छा मेल को 0, फीमेल को 1, ऐसा नहीं दे सकते हो। संडे को 0, मंडे को 2, 1, ट्यूसडे को 2, वेंसडे को 3। तो ऐसे डेटा को हम लोग कहते हैं दिस इज ए नॉमिनल डेटा, है ना। तो नॉमिनल डेटा को आप क्या करते हो? वन हॉट इनकोड करते हो, है ना। और दूसरा रेटिंग, तो रेटिंग को हम लोग कहेंगे कि इट इज ऑर्डिनल टाइप ऑफ कैटेगरिकल डेटा, है ना। तो इसको आप क्या करते हो? इसको आप लेवल इनकोडिंग टेक्निक से आप इसको प्रॉपरली हैंडल करते हो। तो इन फीचर इंजीनियरिंग हम लोग डेटा को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। नेक्स्ट इज
फीचर इंजीनियरिंग। तो फीचर इंजीनियरिंग क्या करते हैं, हम लोग डेटा को प्रॉपर्ली नॉर्मलाइज करते हैं या स्टैंडर्डाइजेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें भी दो तरीके होते हैं। एक होता है मीन मैक्स स्केलिंग, एक होता है मीन मैक्स स्केलिंग, एक होता है नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन, है ना। तो बेस्ड अपॉन टेक्निक, अलग अलग यूज केस में हम लोग अलग अलग टेक्निक का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टू नॉर्मलाइज द डेटा। एंड हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर आपका डेटा प्रॉपरली नॉर्मलाइज्ड है तो मॉडल फास्टली कन्वर्ज होता है, मॉडल का ट्रेनिंग टाइम कम होता है, कम टाइम में मॉडल कन्वर्ज करता है, प्लस प्लस मॉडल में जो बायस बेस्ड अपन रेंज ऑफ डेटा होता है वो नहीं होता है, वो हर एक डेटा को इनिशियली इक्वल वैल्यू देता है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप डेटा को नॉर्मलाइज नहीं करोगे तो वैसे फीचर्स जिसका रेंज हाई तक जाता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है बाय डिफॉल्ट कंपेयर टू वैसे वैल्यूज जिसका रेंज कम होता है, लाइक 0 to 1। तो अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट 0 to 1 है, दूसरा एट्रीब्यूट 0 to 10,000 है, तो एक बायस हो जाता है ज़्यादा वैल्यू वाले फीचर के प्रति। तो वो बायस को हम लोग रिमूव करते हैं यूजिंग नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। उसके बाद हमने देखा क्रिएटिंग न्यू फीचर फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। लाइक हमने देखा कि अगर आपके परचेज हिस्ट्री में डेट एक कॉलम है तो उससे आप कैसे मीनिंगफुल फीचर्स फाइंड कर सकते हैं। लाइक डेज ओल्ड, ये एक फीचर आप फाइंड कर सकते हैं। या दूसरा इज वीकेंड, है ना। तो क्या ऑर्डर वीकेंड में हुआ या वीकडेज में हुआ, तो आप इस तरीके के मीनिंगफुल न्यू फीचर्स आप फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर्स। नेक्स्ट इज फीचर सिलेक्शन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। एक होता है पीसीए, पीसीए बहुत फेमस टेक्निक होता है। दूसरा होता है फीचर सिलेक्शन, तीसरा होता है फीचर इलिमिनेशन, ठीक है। तो हम लोग ये सारे टेक्निक को देखेंगे एंड बेस्ड अपॉन यूज केस हमें अलग अलग टेक्निक का यूज करना होता है, और हम ये पहले से नहीं कर सकते हैं कि कौन सा टेक्निक हमारे डेटा सेट के लिए बेटर होगा, कौन सा टेक्निक मॉडल के लिए बेटर होगा, हम लोग ये पहले से नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। तो फीचर सिलेक्शन एंड फीचर इलिमिनेशन में क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल कॉलम का नेम एंड डेटा है वो प्रिजर्व होता है, हम लोग कॉलम्स को ड्रॉप करते हैं। लेकिन पीसीए में क्या होता है कि हम लोग डेटा को कंप्लीटली न्यू एक्सिस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो न्यू एक्सिस में ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो डेटा होता है उसका लेवल लॉस हो जाता है। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा न्यू डायमेंशन में कॉलम्स क्या क्या डेटा को रिप्रेजेंट करता है, नहीं, इट इज ए कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा ओरिजिनल जो लेवल होता है वो लॉस हो जाता है। तो बहुत सारे केस में हमें फीचर सिलेक्शन यूज करना होता है, बहुत सारे केस में हमें पीसीए यूज करना होता है। तो बहुत सारे बैंकिंग के जो प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे बैंकिंग के जो मॉडल होते हैं उसमें हम लोग पीसीए यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें फीचर सिलेक्शन का यूज करना होता है, क्योंकि देयर इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी। इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग बहुत सारे टर्म्स को देखेंगे, ठीक है। तो मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए जब हम लोग बैंकिंग के लिए मॉडल बनाते हैं इन दैट केस वी डू नॉट गो विथ पीसीए, वी आइदर गो विथ फीचर सिलेक्शन और फीचर इलिमिनेशन। नेक्स्ट इज डोमेन नॉलेज ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बहुत सारे जो डेटा या फीचर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, इट इज डन बेस्ड अपॉन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास शेयर मार्केट का डेटा है और अगर आपको शेयर मार्केट का बिजनेस का आइडिया नहीं है, तो ओनली विद द हेल्प ऑफ डोमेन एक्सपर्ट आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अगर मुझे आउट ऑफ 50 अगर मुझे 2 फीचर को ड्रॉप करना है तो कौन सा फीचर ड्रॉप करना ज़्यादा सेफ होगा, है ना। तो इन दैट केस बहुत सारे केस में, बहुत सारे कंडीशन में हम लोग बहुत सारे फीचर इंजीनियरिंग के डिसीजन लेते हैं बेस्ड अपॉन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग या बेस्ड अपॉन इनपुट फ्रॉम बिजनेस स्टेक होल्डर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी बैंक के लिए अगर मुझे क्रेडिट क्रेडिट रिस्क मॉडल अगर बनाना है ना, क्रेडिट रिस्क मॉडल डिजाइन करना है, तो इन दैट केस मैं बिजनेस स्टेक होल्डर से बात करूंगा कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आउट ऑफ 20 फीचर्स आप कौन कौन से फीचर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं, है ना। तो बेस्ड अपॉन यूजर इनपुट हम लोग फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड देन आउट ऑफ ईडीए उसमें से हम लोग फीचर को ड्रॉप करेंगे या फिर हम लोग उसमें पीसीए परफॉर्म करेंगे अगर उसका रिक्वायरमेंट होता है तो।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो हमने देखा कि मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल में ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है, और क्योंकि ये दो फेज डिसाइड करता है कि आपके मॉडल का परफॉर्मेंस गुड होगा या फिर एक्सेलेंट होगा। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि कोई भी मॉडल में गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने मॉडल को ट्रेन करने में जो आप डेटा देते हो अगर वो प्रॉपरली प्री प्रोसेस्ड नहीं है, प्रॉपरली हैंडल नहीं है, तो इन दैट केस आपका जो मॉडल का परफॉर्मेंस होगा इट विल जस्ट लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब आप बैड डेटा से अगर आप मॉडल ट्रेन करते हो तो इन दैट केस यू कांट एक्सपेक्ट गुड प्रिडिक्शन। इफ यू गिव बैड डेटा टू द मॉडल यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड प्रिडिक्शन फ्रॉम द मॉडल, है ना। इसका कहने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। तो जब आप डेटा को प्रॉपरली हैंडल करते हो, प्रॉपरली प्री प्रोसेस करते हो, प्रॉपरली फीचर इंजीनियरिंग करते हो, तो आपका मॉडल हाईली एक्यूरेट होता है एंड कंसिस्टेंट एंड रिलायबल होता है। उसके बाद रिड्यूस नॉइज एंड रिडंडेंसी इन डेटा। अगर आप ये सारे ऑपरेशन अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपके डेटा में बहुत सारे नॉइज या रिडंडेंसी जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैंडल होते हैं। कैसे? अगर आप फीचर इंजीनियरिंग करते हो तो बहुत सारे एट्रीब्यूट जो कि जीरो को रिलेटेड है, जीरो कोरिलेशन विथ टारगेट, वो सारे एट्रीब्यूट को आप ड्रॉप कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज इनहेंस इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ मॉडल। तो बहुत सारे केस में अगर आपका डेटा का डायमेंशन कम है तो आप मॉडल को प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हो, प्रॉपरली आप इंटरप्रेट कर सकते हो। और इंटरप्रेटेबिलिटी या फिर एक्सप्लेनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आज के समय में, जब आप ये चाहते हो कि आपका मॉडल फेयर हो, मॉडल कैसे काम कर रहा है, मॉडल किस फीचर को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो प्रॉपरली अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इन दैट केस आपको प्रॉपर ईडीए परफॉर्म करना पड़ेगा या प्रॉपर फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रेडिट रिस्क के लिए मॉडल बनाते हो, है ना, क्रेडिट रिस्क के लिए मॉडल बनाते हो और आप ये फाइंड करते हो कि जो बैंक बैलेंस फीचर है कस्टमर का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने कैसे फाइंड किया? आपने मॉडल से फाइंड नहीं किया, आपने बेस्ड अपॉन ईडीएन फीचर इंजीनियरिंग, बेस्ड अपॉन कोरिलेशन आपने ये फाइंड किया कि बैंक बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर क्रेडिट रिस्क स्कोर प्रिडिक्शन, ठीक है। और उसके बाद जब आप मॉडल डिजाइन करते हो और मॉडल बिल्ड करने के बाद आप ये फाइंड करते हो कि आपका मॉडल बैंक बैलेंस बैंक बैलेंस फीचर को बहुत ज्यादा वेटेज देता है टू कंप्यूट द फाइनल स्कोर। तो इन दैट केस क्या करते हो? आप मॉडल के इंटरप्रेटेबिलिटी को इनहेंस करते हो, क्योंकि आपने जो ईडीए से फाइंड किया दैट इज ट्रू, मॉडल ने भी उसी फीचर को ज्यादा वेटेज दिया, मॉडल ने भी बैंक बैलेंस को ज्यादा वेटेज दिया टू कंप्यूट क्रेडिट स्कोर। नेक्स्ट इज सेव टाइम एंड रिसोर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो अगर आपका डेटा का साइज कम होगा, अगर आप ड्यू टू फीचर इंजीनियरिंग अगर आप डेटा का साइज कम कर पाते हो, तो जो आपका मॉडल का ट्रेनिंग टाइम होगा ना, जो आपका मॉडल का ट्रेनिंग टाइम होगा वो कम होगा। और जब आपके मॉडल का ट्रेनिंग टाइम कम होगा तो जो रिसोर्स रिसोर्स लगता है, रिसोर्स कम होगा एंड इन दैट केस कॉस्ट आप सेव करते हो, है ना। तो आप देखोगे कि फीचर इंजीनियरिंग इज हाईली कोरिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द मॉडल, ठीक है। तो हमने देखा कि ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग जो दो फेज होता है ऑफ मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है एंड व्हाई वी शुड कंसीडर दिस सीरियसली, ठीक है। उसके बाद मास्टरिंग ईडी एंड फीचर इंजीनियरिंग इज वेरी मच इसेंशियल फॉर एवरी डेटा साइंटिस्ट एंड ईएमएल इंजीनियर, और मैं तो बोलूंगा इवन फॉर डेटा एनालिस्ट लोगों को भी ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग इज ए मस्ट, है ना। क्यों? क्योंकि इट ऑफन डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ योर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर आपका ईडी एंड फीचर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है तो आपके मॉडल का परफॉर्मेंस गुड से एक्सेलेंट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इनफ मोटिवेशन मिला होगा अबाउट ईडी एंड फीचर इंजीनियरिंग।
एक बार हम लोग ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग स्टेप को अगर बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग रियल डेटा पे हम लोग ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इसका आउटपुट जो न्यूमेरिकल डेटा मेरे को मिलेगा, टैबुलर डेटा, उस पे हम लोग सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करेंगे और मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।